एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। पढ़ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल भाई, व्हाट्सअप, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, परफेक्टली फाइन, बढ़िया, बिंदास। कैसे हैं ये बता देना प्लीज़, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश पढ़ाती हूँ और कोशिश तो हमारी यही है कि मतलब हम लोग इंग्लिश अच्छे से कर लें, इस साल टॉप मार लें। और तो क्या ही मतलब चाह रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं, यही तो गोल है। बाकी तुम्हारा कुछ और गोल है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम मुझे तो ये करना है, मैम टॉप वगैरह नहीं, मैम मुझे तो इतने में खुशी हो जाएगी, बता देना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे दी लॉस्ट स्प्रिंग। इसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। किसकी कहानी पढ़ी थी अभी तक? साहिब आलम की। यार मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यार बड़े होके ना काम हमारा आसान होता है, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें समझ आ जाती है कि चीज़ों को करना कैसे है। बट यार लिटरेचर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। बचपन में तो छोटे चैप्टर्स होते थे, अभी इतने ज़्यादा लंबे लंबे चैप्टर्स। पर ठीक है, हम लोग तो शॉर्ट लेक्चर्स ही दे रहे हैं, हम लोग तो आराम आराम से पढ़ रहे, जल्दी किसको है। वैसे ही बच्चों को अभी तो थोड़ा सा आलस आ रहा होगा कि यार अभी तो 12th में आए हैं, थोड़ा टाइम और मस्ती कर लेते हैं। ऐसे ना खेलें, आप ही का फ्यूचर है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो पढ़ लो यार, पढ़ लो। छोटे लेक्चर्स में देती हूँ तो उसमें तो काम चल ही जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? स्कूल में ऐसा होता था ना, जब मैम पूछती थी कि आज क्या पढ़ें, पढ़ने का मन है कि नहीं, उसमें से 50% जनता बोलती थी मैम मन नहीं है। यहाँ पर तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि तुम नहीं बोल सकते कि मन नहीं है, मेरे को तो पढ़ाना ही है, मेरे को तो पढ़ाना ही है। तो चलो क्यों ना मस्ती के साथ पढ़ाई कर लें। फिर चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे पहले, ठीक है। छोटी सी प्यारी सी क्विज होगी, बस इतना ही है। ऑल्सो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पहले। अनीस जंग कौन है? ये ऑथर साहिबा हैं, ठीक है। अनीस जंग ने ये कहानी लिखी है जिसमें 2 कहानियां हैं। एक है साहिब की कहानी, साहिब एक रैग पिकर है। दूसरी कहानी है मुकेश की, फिरोजाबाद की, जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। पर जहाँ वो रहता है वहाँ रहकर ये बन नहीं सकता। तो बहुत ही आयरॉनिकल कहानियाँ हैं, हमको समझना है आगे हुआ क्या। साहिब से ऑथर साहिबा बोलते हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तू आएगा। साहिब से बोलती हैं कि स्कूल बनाऊंगी तो तू आएगा। तो साहिब बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, आप बनाइए। फिर 1 हफ्ते बाद साहिब मिलता है और पूछते हैं कि बन गया क्या स्कूल? तो ऑथर साहिबा बोलते हैं कि यार स्कूल बनना ना आसान काम नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम जाता है, तो इसीलिए अभी नहीं बना, ठीक है। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, ये लोग ढाका से भागकर यहाँ आए थे और सीमापुरी में रह रहे थे। सीमापुरी दिल्ली की बाउंड्रीज पर है, बट फिर भी दिल्ली से कोसों दूर है। कैसे? क्योंकि गंदगी बहुत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग लेन्स हैं, लोग रैग पिकिंग का काम करते हैं, कचरा बीनते हैं। सीमापुरी वॉज देन विल्डरनेस, विल्डरनेस यानी कि जंगल। उस वक्त ये एक जंगल था। जब ऑथर साहिबा गई थी साहिब के घर, तब ये एक जंगल था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गई यार, कहाँ आ गई। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। उस टाइम पे ना सीमापुरी जंगल था, बट अभी जब ये जा रही थी किसके साथ? साहिब के साथ, तो वो अब खाली नहीं था। गंदा अभी भी उतना ही था, बट अभी खाली नहीं था, लोग रह रहे थे सीमापुरी में। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स यानी कि रूप, यानी कि एक शेप, मिट्टी के आकार के, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पुलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। भाई साहब कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर तो भीड़ है। तो ये कह रही हैं कि मिट्टी के घर हैं, छतें बनी हुई हैं। टिन यानी कि चांदी की धातु। बेटा टिन हमारा स्टील टाइप थोड़ा पतला होता है, चांदी तो नहीं, बताओ थोड़ा पतला सा एक वो होता है, एल्यूमिनियम बोल सकते हैं? नहीं, कुछ होता है पतला सा, लोहे जैसा तो नहीं, स्टील जैसे कुछ बोल सकते हो।
वो छत पर लगता है। टारपुलिन यानी कि तिरपाल, तुम्हें दिख रहा है, ये घरों में ये दिख रहा है, ये जिससे बनता है हमारा टिन एंड टारपुलिन। तो इस तरीके के घर थे और वहाँ पर सीवेज नहीं था। डिवॉइड यानी कि कमी, सीवेज नहीं था तो पानी रोड पर भरा हुआ था, नालियों का पानी, गंदा बदबूदार पानी, जैसे कि मतलब सच में रैग पिकर्स रह रहे थे वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नालियों की सिस्टम नहीं था वहाँ पर, यानी कि पानी रोड्स पर कचरा, कूड़ा, गंदगी वाला बदबूदार पानी भर रहा था। रनिंग वाटर नहीं था, यानी कि बहता हुआ पानी नहीं था, यानी कि पीने के लिए भी पानी नहीं था भाई। लिव 10,000 रैग पिकर्स, कितने रैग पिकर्स रहते हैं? 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। कहाँ पर? सीमापुरी पे। सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। इतना क्लियर है सबको? आई होप क्लियर है। They have lived here for more than 30 years without an identity. यार ये लोग बिना किसी आइडेंटिटी के कि तुम्हारा पहचान क्या है, तुम कहाँ से हो, इंडिया के हो भी के नहीं, ये पिछले 30 साल से यहाँ बिना पहचान पत्र के रह रहे हैं। मतलब सही है यार, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि रैग पिकर्स थे। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन। पर भाई इनके पास राशन कार्ड है, जिसकी मदद से इन्होंने वोटर कार्ड बनवाया ताकि ये लोग वोट भी दे सके और साथ ही साथ वो अनाज भी ले सकें। गरीबों के लिए काफ़ी स्कीम्स होती हैं राशन स्टोर पे, गवर्नमेंट की भी किराना स्टोर्स होते हैं जहाँ पर ये जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं ना, वो राशन ले सकते हैं। पर हमारी जो इंडिया की जनता है ना, चाहे कितनी भी अमीर भी हो ना, उसमें से आधी से ज़्यादा जनता ना BPL कार्ड बनवा लेती है कि हमको भी भाई मुफ्त का राशन मिल जाए, सस्ता राशन मिलने में जा क्या रहा है। तो वो लोग भी ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। समझ आ रहा है? हवा में तो नहीं जा रहा कि मैम पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या समझा रही हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा हो तो कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, अगली क्लास में वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाना सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन एन आइडेंटिटी, यानी कि अपनी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खाना। भाई पेट भूखा होगा तो तुम्हारे मुंह से आवाज़ कैसे निकलेगी, ज़िंदा कैसे रहोगे? तो इसलिए पेट की भूख मिटाना ज़्यादा ज़रूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब यहाँ पर ना कोई इंसान कह रहा है कि हम लोग अगर दिन में 1-2 बारी खा पाते हैं, है ना, ऊपर से अपनी फैमिलीज को खिला पाते हैं और बिना पेट दर्द के खाली पेट हम लोग अगर बेड पे नहीं जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस जहाँ पर हमको कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। यानी कि ढाका में क्रॉप्स बहुत बर्बाद होती थी, ख़राब होती थी, वहाँ इनको खाना नहीं मिलता था प्रॉपरली, इसीलिए भागकर इंडिया आ गए। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ऐसा किसने बोला था कि यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है? उन औरतों ने जिन्होंने फटी पुरानी साड़ीज़ पहन रखी थी। जब यहाँ पर अनीश जंग ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों शिफ्ट हुए हो, अपना हरा भरा हरियाली से भरी हुई जगह छोड़कर, अपने खुद के फील्ड को, नदियों को, तालाब को छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा? तो साड़ीज़ वाली औरतों ने बोला कि वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलता था, यहाँ एटलीस्ट हम अपनी फैमिली को फीड तो कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit यानी कि temporary house. अब जहाँ भी उनको खाना मिलता है, लगता है खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, इनके टेंट्स वहीं चले जाते हैं। टेंट्स यानी कि ऐसे लोहे के रॉड्स में ऊपर कपड़ा बंधा होता है, टेंट, तंबू। कभी कभी मम्मी नहीं बोलती जा पार्क में तंबू लगा ले, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये बोल रही हैं औरतें कि हम लोग ना अपने घर को टेम्परेरीली शिफ्ट करते रहते हैं, परमानेंट घर नहीं है हमारा।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल उत्तरजीविता यानी कि जीने का सहारा या फिर जीना, नॉर्मल जीने को ही सर्वाइवल बोलते हैं कि हम जी पा रहे हैं। बच्चे उसी जगह पर पले बड़े होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं और सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि वो भी रैग पिकिंग का काम करते हैं। एग्जैक्टली उनको पढ़ाई नहीं, उनसे काम करवाया जाता है ताकि पैसे कमाएं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में तो सर्वाइवल का मतलब ही रैग पिकिंग है। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही रैग पिकिंग है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमको दूँ 2 करोड़, नहीं देगी? ना 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 ना, नहीं दे नहीं रही, बता रही हूँ। इमेजिन करो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है? तो मैं तुमको दे रही हूँ 2 करोड़ रुपए और तुमको बोला जाए कि तुमको किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर करना है। इन्हीं पैसों में से एटलीस्ट 2-3 महीने, 3-4 महीने तुमको एक बच्चे को स्पॉन्सर करना है, तो तुम किसको चूज़ करोगे? अपने किसी रिश्तेदार को, अपने पुराने स्कूल में किसी दोस्त को, उसके भाई को, या फिर किसी रोड पे चलते हुए रैंडम इंसान को? नहीं तो एनजीओ में जाओगे, ऑर्फनेज में जाओगे, क्या करोगे? उस 2 करोड़ का क्या करोगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने अपनी दूसरी क्लास में पूछा था, तो बच्चों के आंसर्स आहा, कुछ तो बहुत फनी थे, बट कुछ दिल को छू जाने वाले थे। तो तुम लोग बताओ, तुमको अगर पैसा दिया जाए, तुम गरीबी को हटाने के लिए या फिर तुम किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने के लिए क्या कर सकते हो? फटाफट से मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। जल्दी के चक्कर में ना, इट्स ओके, आई एम सॉरी। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। चलें आगे, चलो। Through the years it has acquired the proportions of a fine art. कुछ सालों के बाद, मतलब सालों साल से काम चल रहा है। एक्वायर्ड यानी कि प्राप्त, प्रोपोर्शंस यानी कि अंश। अब ना कचरा बीनना भी एक आर्ट है। तुमने कभी कचरा बीनने वालों को नोटिस किया है? जो कूड़ा उठाने आते हैं वो एक ही बारी में पता लगा लेंगे कि इसमें क्या है। उनको प्लास्टिक की बॉटल्स अलग से ही दिख जाती है बहुत सारे झुंड में, उनको सिक्के दिख जाते हैं, उनको खोजना अच्छे से आता है, स्क्राउंज करना यानी कि ऐसे खोजना, ऐसे ऐसे करके खोजना उनको बहुत अच्छे से आता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, कभी 10 पैसे, कभी 100 रुपये, कभी किसी की सोने की चेन, कभी सोने की अंगूठी। सब लोग भूलते तो है, हम लोग घर में डस्टबिन में फेंक देते हैं, होता है ना ऐसा। अपने पुराने कपड़े भी बहुत लोग तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो लोगों को कपड़े भी मिल जाते हैं। तो रैग पिकिंग इज अ फाइन आर्ट और गार्बेज इनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। ये उनका खाना है, ये उनकी रोज़ी रोटी है। अब भले ही रूफ लीक कर रही हो, पर इसी की वजह से इनको क्या मिली है? छत मिली है रहने को। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर बच्चे के लिए तो ये बहुत कुछ है। एक छोटे बच्चे के लिए तो ये बहुत कुछ है, ठीक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. अब साहिब एकदम चमकते हुए बोल रहा है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है। 1 रुपया मतलब 1 रुपये में आजकल क्या आता है? 1 रुपये की एल्पेनलीबे, सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट, और क्या आता है एक का पल्स आ जाती है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। समोसा नो, पिज़्ज़ा नो, नूडल्स नो, मैगी नो, कुछ नहीं आता 1 रुपये में। बट ये बहुत खुश हो जाता था। इनफैक्ट कभी कभी उसको 10 रुपये का नोट भी मिलता था। और ज़्यादा खुशी की बात, When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. आपको जब कचरे में सिल्वर कॉइन मिलता है ना, तो आप मतलब अंदर से खुश हो जाते हो, बट साथ ही साथ आप क्यूरियस हो जाते हो कि और ज़्यादा खोदना है, और ज़्यादा खोदना है, और ज़्यादा छानबीन करनी है उस ढेर में से, ताकि मतलब वो जो उम्मीद है ना वो पूरी हो जाए कि हमें और मिलेंगे। क्या मिलेंगे?
चांदी के सिक्के। क्या मिलेंगे? चांदी के सिक्के। एम आई क्लियर टिल हेड टू एवरीवन? जल्दी से बता देंगे कमेंट सेक्शन में। हवा में से तो नहीं जा रहा? जा रहे तो यार बता दो, खाली मत बैठे रहना बुत की तरह कि बस पढ़ रहे हैं काम चल रहा है। चलो, It seems that for children garbage has meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज यानी कि कचरे का मतलब कुछ और है, उनके पेरेंट्स के लिए कचरे का मतलब कुछ और है। ऑब्वियसली बच्चे तो खुशी के लिए काम कर रहे हैं ना, बच्चे खुशी के लिए काम कर रहे हैं और बड़े घर चलाने के लिए। तो फ़र्क क्या है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जब 10 रुपये का नोट मिला, कभी चांदी का सिक्का मिला, कभी 1 रुपया मिला, तो उनके लिए बहुत खुशी की, आश्चर्य की बात है। बट बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का सोर्स है, यानी कि वो ज़िंदा तभी रहेंगे जब वो ये काम करेंगे, काम से पैसे लाएंगे, पैसे से खाना, और खाना अल्टीमेटली फैमिली के पास जाएगा। ठीक है, तो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए इसका मतलब एकदम अलग है। क्विज पर आ जाएं। 2 ही क्वेश्चंस होंगे, मेक श्योर कि आप लोग सही जवाब दें, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? फटाफट। डन विद दिस ऑल्सो। चलो आ जाते हैं हम लोग आंसर्स पे। फर्स्ट है हमारा, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए क्या है? वंडर में रैप्ड है। आंसर ए पार्ट। एल्डर्स के लिए सर्वाइवल। सेकेंड, ऑथर का नाम क्या है? अनीस जंग। क्या है? अनीस जंग। दोनों क्वेश्चंस हो गए। चलो, One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक दिन सर्दियों की सुबह की बात है, मैंने ना साहिब को देखा। कहाँ पर? टेनिस ग्राउंड में। जो टेनिस क्लब जो था हमारा नेबरहुड में ना, एक क्लब था यानी कि स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पर मैंने उसको देखा कि वो 2 आदमियों को वाइट ड्रेस में टेनिस खेलते हुए देख रहा था। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये गेम देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। I go inside when no one is around, he admits. वो स्वीकारता है कि जब अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड में कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। The gatekeeper lets me use the swing. गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ना टेनिस शूज पहन रहा था जो कि बहुत ही अजीब लग रहे थे, डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ, यानी कि ऊपर के कपड़े अलग थे उसके और उसने शूज अलग पहन रखे थे। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो ना एक्सप्लेन करते जब मतलब ऑथर साहिबा ऐसे देख रही होती हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे किसी ने ये दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब फैक्ट तो ये था कि किसी अमीर बच्चे ने इन शूज़ को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उनमें एक होल है, एक शूज़ में एक होल है, पर इससे साहिब आलम को फ़र्क नहीं पड़ता। शूज़ ठीक थे, उसको ठीक लगे, उसने पहन लिए, बट उस रिच किड ने क्या किया? फेंक दिया था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। एक बच्चा जो कि नंगे पैर घूमता है बिना चप्पल के, उसके लिए तो शूज़ मतलब एक सपना ही सच हो गया।
अचानक से उसको शूज मिले, उसका तो सपना सच हो गया. But the game he is watching so intently is out of his reach. Intently, ध्यान से. पर ये जो साहिब है ना यार, कुछ कहते हैं ना, मतलब जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने पड़ते हैं. पर साहिब जो है वो ऐसे सपने देखता है, मतलब क्या ही कहें. तो साहिब जो गेम खेलना चाहता था, इतने ध्यान से देख रहा था, वो उसके बस की बात ही नहीं थी. ऐसा किसने बोला? अनीश जंग, ऑथर साहिबा ने. This morning, साहिब is on his way to the milk booth. अब इस सुबह साहिब ना मिल्क बूथ पर जा रहा है. कहाँ जा रहा है? मिल्क बूथ पर जा रहा है. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है. उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है. I now walk in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. अब मैं वहाँ टी स्टॉल में काम करता हूँ. वो रोड से नीचे जाते हुए ऐसे उंगली दिखा रहा है कि मैं उस कहाँ पर, उस टी स्टॉल में काम करता हूँ. स्टील कैनिस्टर बेटा जिसमें तेल डाला जाता है या फिर कुछ और डाला जाता है लिक्विड सा, जो कि स्टील जैसा होता है, तो वो लेकर जा रहा था. आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. अरे ये तो रिच हो गया. इसको 800 रुपये दिए जाते हैं और इसके सारे खाने की जिम्मेदारी टी स्टॉल वाले भैया उठाते हैं. डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क. मैंने पूछा कि साहिब क्या तुमको ये काम पसंद है? His face I see has lost the carefree look. और मैंने एहसास किया, ऑथर कह रही हैं, मैंने एहसास किया कि इसके चेहरे से वो केयरफ्री लुक चला गया है. मतलब वो जो बचपने वाला जो लुक था वो उसके चेहरे से जा चुका है. अब वो अपनी मर्जी का मालिक ना 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 ना, ना नहीं रहा. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील कैनिस्टर बहुत भारी था प्लास्टिक बैग से. प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा भारी था स्टील कैनिस्टर जो कि वो पहले उठाता था. The bag was his. प्लास्टिक का बैग उसका खुद का था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. पर जो कैनिस्टर है वो चाय वाले का है. यानी कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है. साहिब अब अपनी खुद का मास्टर नहीं रहा है. यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से, क्विकली. चले फिर, एक स्टोरी हमारी खत्म हो गई है. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ग्रामर के सेशंस में इंटरेस्ट है? मतलब हाँ, आई नो 12th में सीबीएसई में ग्रामर नहीं आती. डोंट टेल मी कि मैम आपको तो पता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है. 12th में ग्रामर नहीं है, आई नो. राइटिंग है थोड़ी सी और लिटरेचर है. बट मैं इन जनरल पूछ रही हूँ कि ग्रामर के सेशंस चाहिए कि इन केस किसी को जाकर कुछ बढ़िया करना है, इंग्लिश ऑनर्स टाइप्स, या फिर खुद की तसल्ली के लिए भाई आनी चाहिए वाला सीन अगर चाहिए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डू यू वांट ग्रामर सेशंस? आई वाज थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू, लाइव सेशंस वगैरह में कुछ. सो इफ़ यू वांट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो दैट वी कैन स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? तो दूसरी कहानी है कि मुझे ना कार चलानी है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुझे कार चलानी है. कार से मुझे याद आया है मोटर मैकेनिक. और एमएम से मुझे याद आया है मुकेश. दूसरी कहानी है मुकेश भैया की, जो कि बनना चाहते हैं मोटर मैकेनिक. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश ना हमेशा इस चीज़ पर रहता है कि मैं खुद का मास्टर बनूं, मुझे किसी और की नहीं सुननी है, मैं जो हूँ अपना हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ और अपनी ही बात सुनूंगा. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. मैं पूछती हूँ मुकेश से कि मुकेश तुमको कार्स के बारे में कुछ भी पता है? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. वो मेरी आंखों में आंखें डालकर सीधा कॉन्फिडेंस है, मतलब
बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मैम मैं कार चलाना सीख लूँगा, मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। मिराज यानी कि मृग तृष्णा, लूम्स यानी कि पास ही मंडराना। मृग तृष्णा पता है आप लोगों को, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब मृग की जो सोने की वो होती है ना अंदर उसके पेट में, उसे बोलते हैं मृग तृष्णा। तो यानी कि इसका जो सपना है वो इसके आसपास ऐसे मंडराता है, कहाँ पर, अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि गलियों के मिट्टी में, धूल में इसका सपना घूम रहा है। उसका टाउन कौन सा है? फिरोजाबाद, जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। यानी कि उसके फिरोजाबाद में, यानी कि उसके टाउन में सिर्फ बैंगल मेकिंग ही होती है, बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है कि तुम कुछ और करो, सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स, दैट्स इट। Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles। फिरोजाबाद में हर दूसरा घर सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स बना रहा है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces। furnaces यानी कि भट्टियाँ। फिरोजाबाद सबसे बड़ा सेंटर है। It is the center of India's glass blowing industry, यानी कि सारा कांच का सामान जो है फिरोजाबाद में ही है। कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ सुनी है? मम्मी से पूछ लेना यार, नहीं तो कोई दोस्त है तो उससे भी पूछ सकते हो। वैसे क्या तूने चूड़ियाँ मूड़ियाँ पहने कभी? आई गेस आजकल कौन ही पहनता है ना? तो बट पूछ लेना, मम्मी को तो पता होगा कि लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ होती है ना। तो यहाँ पर से बनकर आते फिरोजाबाद से, जहाँ पर लोगों ने अपनी जनरेशन्स यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पर दादा दादा, उनका बेटा सब के सब भट्टियों में रहे हैं। भट्टी यानी कि जहाँ पर बैंगल्स बनते हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। पूरे इंडिया की औरतों के लिए बैंगल्स बनाते हैं ये लोग, और इनकी पूरी जनरेशन्स निकल गई हैं, बट बैंगल मेकिंग से इनका पीछा नहीं छूटा है। बैंगल मेकिंग से इनका पीछा नहीं छूटा है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की भी फैमिली उन्हीं में से एक है। मुकेश की भी फैमिली उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। मुकेश की फैमिली में किसी को नहीं पता है कि चाइल्ड लेबर बैन है, ये इलीगल है कि तुम छोटे बच्चों को कांच की भट्टियों में काम कराओ विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। भट्टी देखिए कभी, इतनी बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर जाकर कुछ बनता है, जैसे पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में बनता है ना। और अगर तुम इटली में देखो या फिर कहीं और कुछ बहुत बड़ी सी जगह देखो, चलो इंडिया में कोई बहुत बड़ी जगह देख लो, बहुत बड़े बड़े से फर्नेसेस होते हैं जहाँ पर ऐसे रखते हैं पिज़्ज़ा को। गोवा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। वहाँ पर पिज़्ज़ा लाइव बनाकर दिखाते हैं आपको फर्नेस में से। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बैंगल्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर, डिंजी यानी कि अंधेरा और गंदा, यानी कि बहुत गंदगी में अंधेरे सेल्स, यानी कि छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर एयर नहीं है, हवा नहीं है, लाइट नहीं है। That the law, if enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। जहाँ पर यानी कि अगर फिरोजाबाद में लॉ एप्लीकेबल हुआ, किसी ने कुछ किया, तो वो 20,000 मासूम बच्चे जो कि दिन रात अपने दिन के घंटे और रात वहाँ पर काली करते हैं, थकाने वाला काम करते हैं, वो वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। वही बच्चे जो कि यंग एज में थोड़ा सा ही बढ़ते हैं, जब उनकी आंखें चली जाती हैं, रोशनी चली जाती है, क्योंकि शुरू से इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं यार, इतना ताप बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी आंखें, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकती, आंखें ख़राब हो जाती है ना, टिमटिमाने लगती है जब तुम धूप में जाते हो। तो ये जो बच्चे हैं इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। समझ आया? चलो। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home।
मुकेश की आंखें बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाती हैं कि चलो मेरे घर चलते हैं। Which he proudly says is being rebuilt. और बहुत गर्व से बोलता है कि मेरा घर दोबारा बन रहा है, मेरा घर दोबारा बन रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage. Stinking यानी कि बदबूदार, choked यानी कि भरी हुई। हम ना गंदगी से भरी हुई, बदबू से भरी हुई गलियों में घूमे, जैसे सीमापुरी में घूमे थे। With garbage, कचरे से भरी हुई गलियां थी। Past homes that remain hovels with crumbling walls. Crumbling यानी कि ढहती हुई, गिरती हुई दीवारें हैं। hovels यानी कि बहुत गंदा या टूटा फूटा होने के कारण रहने के अयोग्य मकान या कमरा, यानी कि बहुत गंदे घर थे, झोपड़ियां टाइप्स, झुग्गी झोपड़ियों टाइप्स घर थे, दीवारें ढहती हुई थी। वूबली डोर्स, डगमगाने वाले दरवाजे, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमवल स्टेट। प्राइमवल यानी कि अति प्राचीन। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गई, ऐसा लग रहा था आदि मानव के ज़माने में आ गई हूँ। घर जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, सब जगह झुग्गी झोपड़ी, बदबूदार, गंदगी, कचरा भरा हुआ था, सांस लेने की जगह नहीं थी। फैमिलीज और जानवर सब लोग एक साथ रह रहे थे, जिसे हम लोग स्लम एरिया भी कहते हैं, जिसे हम लोग स्लम एरिया भी कहते हैं। स्लम्स में जो ये घर होते हैं, स्लम एरिया में जो घर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। लेक्चर नंबर 3 जो होगा उसमें भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगी। देखो, मैंने जैसे 12th की थी ना, मैंने बहुत सुकून से, शांति से की थी और भगवान की दया से मार्क्स भी आ गए थे। ऐसा नहीं था कि पूरा चैप्टर एक ही बारी में हमारी टीचर करा देती थी, नहीं। शॉर्ट लेक्चर्स, क्रिस्प कंटेंट। हम तो ऑफलाइन के बच्चे थे ना, तो जैसा वो करवाती थी हमें शॉर्ट लेक्चर्स में, उसके बाद होमवर्क दिया करती थी, फिर हम लोग अगले दिन चेक करवाया करते थे। हम डिसेंट बच्चे थे यार। तुम तो आजकल की जनरेशन थोड़ा सा मतलब है, गैप तो है यार, जनरेशन गैप तो है, बट ठीक है, सही है यार। मेरे भाई बहन भी मतलब आजकल होमवर्क कभी कभी करते हैं, रेगुलर तो नहीं करते हैं, पर हाँ जब मैम बोलते तब करना तो पड़ता है यार। तो तुम भी एक काम करो, तुमको अगली बार से होमवर्क दिया करूँगी, कर लिया करना। 12वीं में आ गए यार, बच्चे थोड़ी हो अब, इतनी अक्ल तो है कि अपना भला बुरा जानते हो। करना है तो अब तो भाई पढ़ लो, नहीं करना तो भी कर लो यार। पेरेंट्स को खुश कर देना, प्राउड फील करा देना, ठीक है। तो समरी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी कहानी है मुकेश भैया की। मुकेश भैया ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपने देखते हैं। भैया को क्या बनना है? मोटर मैकेनिक। उसको क्या चलानी है? कार। उसको क्या चलानी है? कार। बट रहते कहाँ हैं भैया? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए। अब भाई बैंगल्स बनाने में ही इनकी जनरेशन्स चली गई हैं, तो इसीलिए मुकेश भैया की फैमिली भी वही काम कर रही है। पर मुकेश भैया को तो कुछ और ही करना है, तो देखेंगे मुकेश भैया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई, वेट किसका कर रहे हो यार? मेरा गोल तो टॉप मारना है, तुम्हारा देख लो, तुमको करना है तो कैसे करना है। प्लान तुम्हें मैं बता दूंगी, साथ में तुम्हारा दूंगी गारंटेड, बाकी अब तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और फीडबैक दे देना यार, दीदी समझ कर ही दे दो, है ना, दीदी समझ कर ही दे दो। अपनी बहन को भी तो बताते हो कि यार मैंने आज ये किया, आज मैंने ये किया। भाई को बताते होगे, भाई समझ लो, ब्रो, वी ऑल आर ब्रोज, है ना, बोलते नहीं ब्रो तू तो ऐसी है, भाई समझ लो। फीडबैक दे देना ताकि अगली क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो आई कैन डू दैट, ठीक है। चलिए भाई, चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।